Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Nadia Liaquat and today my topics are compound assignment statement, compound assignment operator and compound condition. These are all from chapter number 9 elements of C. लेक्चर नंबर 7 है आज. प्रीवियस जो 1 से लेके 6 तक लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ वहाँ से उनको टैली कर लीजिए. आज का जो टॉपिक है वो हमारे कल वाले टॉपिक से ही रिलेट कर रहा है. सबसे पहले कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक कल वाले टॉपिक का ही आगे फर्दर पार्ट है. सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, हमने कल पढ़ा था कि एक असाइनमेंट ए स्टेटमेंट इन विच इक्वल टू साइन इज़ यूज फॉर वन टाइम टू असाइन अ वैल्यू टू अ सिंगल वेरिएबल. एक ऐसा इक्वल टू साइन एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर ताकि हम कोई वैल्यू जो है वो असाइन कर सकें या सेव कर सकें किसी वेरिएबल या किसी ऑपरेंड के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन. वेरिएबल क्या या ऑपरेंड क्या, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो भी अल्फ़ाबेट होगा जो कि हमने डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो डिक्लेयर करवा दिया होगा. इक्वल टू साइन के जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू साइन की हेल्प से मदद से वेरिएबल या ऑपरेंड के अंदर जाके स्टोर होगी. लेकिन यहाँ पे आप ये देख लें कि एक सिंगल वैल्यू है और एक सिंगल ही इक्वल टू साइन है, यानी एक सिंगल वैल्यू सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. ठीक है, इसी का आगे से जो फर्दर जो पॉइंट है वो है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट. आगे से इसको फर्दर डिस्क्राइब मैं करती हूँ यहाँ पे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल. एक सिंगल वैल्यू को जब मल्टीपल या मैनी वेरिएबल्स के अंदर विद हेल्प ऑफ मैनी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो असाइन करना, सेव करना, अलॉट करना जो है उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू वो भी मोर देन वन टाइम यूज़ होते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो भी हम एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है ए बी, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो हमने इंट डाटा टाइप के अंदर डिक्लेयर करवाए हुए हैं ए, बी और सी. यहाँ पे आप देखिए कि इन तीनों के अंदर हमें क्योंकि एक ही वैल्यू स्टोर करवानी थी 10, सो हमने क्या किया, इनको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी. अब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है वो आप देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है. ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है एंड सी इक्वल टू 10 है. अब जो 10 है वो ए को भी अलॉट हो गया, बी को भी अलॉट हो गया, सी को भी अलॉट हो गया. सो हमने एक सिंगल स्टेटमेंट के ज़रिए हमने एक वैल्यू जो कि सब वेरिएबल्स को में इनिशियलाइज हम करवाना चाह रहे थे, सो हमने एक सिंगल स्टेटमेंट के ज़रिए अलॉट करवा ली. सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया. इसको हम मज़ीद एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि यहाँ पे अब हमने क्या किया हुआ है कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं इंट डाटा टाइप के अंदर ए, बी एंड सी, और हम चाह रहे हैं तीनों के अंदर 20 स्टोर हो जाए. तो आप प्रिंट एफ में देखिए कि ए इक्वल टू %d है, फिर बी इक्वल टू %d है. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं किसके, इंटीजर डाटा टाइप के. जब तक आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को प्रिंट एफ के अंदर नहीं लिखते हैं उस वक्त तक आपको वो आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा. अब यहाँ पे हमने बाहर वेरिएबल को डिफ़ाइन कर दिया. ठीक है, जो मेमोरी में हमारी वैल्यू को स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है अपनी वैल्यू को. ए, बी और सी हमारे तीनों वेरिएबल जो हैं वो हमने यहाँ पे उनको लिख दिया. अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरह से है. सी इक्वल टू 20 है. अब कल हमने पढ़ा था एल वैल्यू को और आर वैल्यू को. हमने पढ़ा था उसमें कि जो आर वैल्यू है वो इक्वल टू साइन की मदद से, इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से आर वैल्यू में स्टोर होती है. अब सी के जो राइट साइड पे 20 इस वक्त हमने स्टोर करवाया था. सो क्या हुआ कि जो 20 है वो जब सी को असाइन हुआ तो सी इक्वल टू 20 हो गया. अब जो सी है वो इक्वल टू बी के है. अब बी के अंदर इसका कुछ भी नहीं मौजूद है, लेकिन क्योंकि बी इक्वल टू सी है और सी इक्वल टू 20 है, सो जो सी की वैल्यू थी वो इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से बी को भी असाइन होगी. सो बी भी अब जो है वो इक्वल टू 20 है.
अब ए के अंदर भी कुछ भी नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि ए इक्वल टू बी है और बी के अंदर हम 20 को सी की हेल्प से स्टोर करवा चुके हुए हैं, तो अब बी जो है इक्वल टू 20 है और बी अपनी वैल्यू जो है राइट साइड वाले ऑपरेंड ए को जो है वो असाइन कर देता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से सो क्या हुआ कि अब ए इक्वल टू 20 भी हो गया, और इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, ए इक्वल टू 20 है, बी इक्वल टू 20 है और सी इक्वल टू 20 है। यानी हमने एक सिंगल स्टेटमेंट के ज़रिए कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से एक सिंगल वैल्यू जो है मल्टी वेरिएबल्स के अंदर मल्टी ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए यूज़ जो है वो इनिशियलाइज करवा दी। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू हमने सेव करवा दी। अब देखते हैं कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइन अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर विद अनदर बाइनरी ऑपरेटर्स। कल हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेटर्स जिस तरह से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, उनको जब हम इक्वल टू साइन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? एडिशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये लेफ्ट ऑपरेंड को जो है वो ऑपरेशन जो है वो असाइन कर देते हैं। अब इसको एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि एक तरफ हमने जो भी अपना ऑपरेंड लिखा हुआ है प्लस माइनस लिखेंगे और दूसरी तरफ भी हम दूसरा एक्सप्रेशन लिख देंगे। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इस साइड की जो वैल्यू है, जो राइट साइड की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड की वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या होगी? ऐड हो जाएगी, सम हो जाएगी। यानी ये भी आप समझ लें कि एक लिखने का शॉर्ट मेथड है। वेरिएबल ओपी इक्वल टू एक्सप्रेशन इसका सिंटैक्स है। वेरिएबल ओपी यानी कि ये जो हमारा प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे हमने इसको एज ओपी लिखा हुआ है। इक्वल टू साइन मस्ट है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये जो ओपी हैं ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन इक्वल टू साइन इन सब में कॉमन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ओपी लिखा और इक्वल टू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। हालांकि इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, लेकिन क्योंकि इक्वल टू के साथ मल्टीपल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पे ओपी को का कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया एज अ सिंटैक्स, और एक्सप्रेशन दूसरी तरफ जो है वो हमने इसके राइट साइड पे लिख दिया। अब इसको देखते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं कि ये सिंटैक्स किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वेरिएबल क्या है? जिसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन करवानी है। ओपी क्या है? कोई भी और अरिथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है। और एक्सप्रेशन क्या है? ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब हमारे सामने ये चीज़ डिटेल से है कि ऑपरेटर्स क्या, अब यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस साइन ये सब आपको एज अ ओपी नज़र आ रहे हैं, और इक्वल टू साइन मैंने अभी जैसे आपको बताया सब में कॉमन है। अगर लिखा हुआ है ए प्लस इक्वल टू 10 तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये MCQs में बहुत आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। सो आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो जो है बहुत गौर से देख लीजिए। a माइनस इक्वल टू 10 का मतलब है a इज़ इक्वल टू a माइनस 10। a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10 का मतलब है a इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 10। a डिवाइडेड बाय साइन इक्वल टू 10 का मतलब है a इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 10। a मॉड्यूलस इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू a मॉड्यूलस 10, यानी 10 के a के अंदर जो भी वैल्यू है वो 10 के साथ कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे उसका सम हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ डिवीजन हो रही है, और यहाँ पे हम उसका रिमाइंडर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम इसको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इंट a और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 20। अब हमने सबसे पहले प्रिंट एफ a इज़ इक्वल टू %d/n a, यानी यहाँ पे सिंपल हम उसको वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी a की जो ओरिजिनल वैल्यू है डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा है a प्लस इक्वल टू 5 है। इसका मतलब है यहाँ पे कि जो a है वो प्लस कर रहा है अपनी वैल्यू को 5 के साथ। अब a की वैल्यू क्या है 20,
और उसने 5 के साथ क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। सो ए की वैल्यू 20 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। यानी अब ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 25 इसलिए लिखा क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 25 हो चुकी हुई है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, फिर उसके बाद मैंने उसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए कि ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 5 हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब वो 25 हो चुकी है। सो अब ए 25 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 125 के। सो अब ए की जो वैल्यू है वो 125 है और इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि फर्स्ट प्रिंट एफ में आप देखिए हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी 20 वो एज इट इज़ डिस्प्ले है। सेकेंड नंबर पे हमने उसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कैलकुलेशन करवाई थी। सो वो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25 हो गया और फिर हमने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाई तो ए इक्वल टू 25 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड नंबर पे आप देखिए कि ए मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 5 है। सो जो 25 जो नेक्स्ट, क्योंकि अब ए की वैल्यू तो अपडेट हो चुकी है, सो जो 25 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 125 जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। सो इस तरह से ये प्रोग्राम की आउटपुट आ गई। अब देखते हैं ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह ताला हम अपने कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर एवेल्युएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी कि जब हम कंपैरिजन करवा रहे हैं वन कंडीशन का तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास कंपाउंड कंडीशन है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, सो हम इसलिए इनको कहेंगे, जब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो ये क्या कहलाएंगी, कंपाउंड कंडीशंस कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर, एक प्रोग्राम 2 नंबर्स की इनपुट ले रहा है। इट डिस्प्ले ओके इफ़ 1 नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अगर हम 2 नंबर्स की इनपुट ले रहे हैं और उसमें से जो अगर ये फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन लगा दी कि अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो डिस्प्ले कर दो मैसेज ओके, एंड सेकंड नंबर इज़ लेस देन 100। सो अगर लेस देन 100 है तो क्या होगा, कंपाउंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर। सो ये क्या हो जाएगा कि अगर हम कंपाउंड कंडीशन की मदद से ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, अब ग्रेटर देन 100 भी एक स्टेटमेंट है और लेस देन 100 भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन एक कंडीशन तो रीड होके अपना आउटपुट डिस्प्ले कर देगी लेकिन दूसरी के लिए हमें प्रॉब्लम होगी। सो इसके लिए हम कंपाउंड कंडीशन को जब इस्तेमाल करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह ताला हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो आज के टॉपिक से कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपाउंड कंडीशंस, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।